नमस्ते डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तपस्या डे 37। प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी अद्भुत तपस्या एनुअल प्रिपरेशन सीरीज में डे 37 में। आज है मंडे। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। और आज हम पॉलिटी की हमारी सीरीज शुरू कर रहे हैं प्यारे साथियों। इसमें हम 6 क्लासेस लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे संघवाद और तीनों सूचियां, फेडरलिज्म एंड 3 लिस्ट। तो मजा आ रहा है आपको सीरीज में। 37 डे और 109th सेशन है। आर्यन आनंद पटना से, आनंदिता शर्मा अंबाला से, राहुल जींद हरियाणा से जुड़े हुए हैं। खूब पढ़िए और लाइफ में सफल होइए। अपने साथियों को भी ऑफिशियली तपस्या सीरीज के साथ एनरोल जरूर करवाइए। प्यारे दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं सिलेबस कॉन्सेप्ट। दोपहर को 1 बजे हमारा सेशन होगा गवर्नमेंट स्कीम्स पर, और शाम को 6:30 बजे प्रीलिम एमसीक्यू। ये 150 की पूरी फ्री सीरीज का ही नाम है तपस्या। सो प्लीज यूज इट फुल्ली और इसको अच्छे से पढ़ें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स और हार्ड डिस्क कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारी टीम आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए रेडी है। आप कॉल करें। वर्किंग एग्जीक्यूटिव, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, रिमोट रीजन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सेवाएं हैं। जानकारी लेकर एनरोल करें और पीटीज आईएएस एकेडमी के सदस्य बने। शुरू करते हैं आज का सिलेबस कॉन्सेप्ट डे 37 का, फेडरलिज्म एंड द 3 लिस्ट, यानी कि भारत में संघवाद और 3 सूचियां। ये इन एग्जाम्स के लिए, इन पेपर्स के लिए रेलेवेंट है, और एग्जाम तो सभी हैं जिसमें ये काम आता है। शुरू करें दोस्तों। भारतीय संविधान ने क्या किया? भारतीय संविधान ने एक संघीय ढांचा बनाने का प्रयास किया, और यह संघीय ढांचा दरअसल देखा जाए तो क्वाजी फेडरल है, यानी कि अर्धसंघीय है। अगर टिपिकली हम एक अमेरिका जैसे देश की बात करते हैं, यूएसए, तो वहां आपको प्योर फेडरलिज्म मिलता है। अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो वहां आपको कॉन्फेडरेशन मिलता है। लेकिन भारत में न तो हम प्योर फेडरेशन हैं, न प्योर कॉन्फेडरेशन हैं, हम क्वाजी या क्वाजाई फेडरल हैं, यानी अर्धसंघीय हैं। और इसके कुछ बहुत ही विशिष्ट गुणधर्म भी हैं। तो क्या हैं स्पेसिफिक फीचर्स? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुप्रीमेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, ये हमारा आज का फोकस भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी होगी। अब हम जानते हैं कि 1992 के बाद 3 टियर गवर्नमेंट भी हो गया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडी गवर्नमेंट। इन सब में आशय यह है कि सत्ता का बंटवारा अलग अलग स्तरों पर सही ढंग से हो। कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं तो फेडरेशन यानी कि संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो हम राज्यों का संघ हैं। इसका मतलब थोड़े बहुत यूनिटरी फीचर्स तो भारत में हैं, ऐसे एकात्मक गुणधर्म हैं जो केंद्र को थोड़ी अधिक ताकत देते हैं। आप याद करेंगे दोस्तों, 1950s में भारत एक कमजोर देश था। आज तो भारत बहुत ताकतवर देश है। तब भारत के सामने विखंडित होने का खतरा भी था, और इसलिए केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त ताकतें होना बहुत आवश्यक था। और इसलिए उस समय के लिए ये सिस्टम एकदम बढ़िया था। समय के साथ साथ आवश्यकताएं बदलती गई और चीजें बहुत बदल चुकी हैं। आइए उसी को थोड़ा सा समझते हैं। तो आखिर ये सत्ता का बंटवारा अलग अलग स्तरों पर हो तो क्यों हो? हमारे संविधान में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी तो दोनों है, लेकिन ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा उसने सुनिश्चित कर दिया है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। तो संघ को काफी सारी ताकत है, लेकिन राज्यों को भी ताकत कम नहीं दी गई है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भारत जैसे अति विशाल देश में, जिसको हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं, 137 करोड़ की आबादी वाले इस खूबसूरत देश में आज हम इस बात को देखते हैं कि हर राज्य की अपनी बहुत ही विशिष्ट समस्याएं हैं। हम ये देखते हैं कि हर राज्य की अपनी विशिष्ट एक पूरी संरचना है। अगर राज्यों के पास अपने हिसाब से काम करने की ताकत नहीं होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, तो उन्हें काफ़ी घुटन महसूस होगी। और इसीलिए काफ़ी फ्रीडम उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए दी गई कि भाई आप अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। अब अगर मैं 2020 की बात करूं, तो जब से नोवेल कोरोना वायरस का कहर आया है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज करने का एक फ्लेवर देखा गया है। इसी परिस्थिति में केरला मॉडल डेवलप हुआ, जिसको केंद्र सरकार ने भी काफ़ी प्रशंसा की।
तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि इस राज्यों के पास काम करने की स्वतंत्रता का होना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं वो हैं 245 और 46, द टू आर्टिकल्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 245 एंड 246, लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो हैं। देखिए, सेंटर और स्टेट्स की जो रिलेशनशिप होती है भारत में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई बार कमीशंस बनाए हैं। केंद्र सरकार ने कई बार राज्यों को बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से सत्ता का बंटवारा होगा। कमीशंस ने भी बहुत सारे रास्ते बताए हैं। कमीशंस ने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से चीज़ों को चलाया जाए, लेकिन हालांकि उन रिपोर्ट्स पे सरकार या कमीशन वगैरह की बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई, वो एक अलग बात है। इससे जुड़ी अनुसूची है 7वीं अनुसूची, आर्टिकल 246 से जुड़ी हुई। द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही स्पेसिफिकली इन शक्तियों का और कार्यों का बंटवारा कर देता है, और इसमें होती है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अब आपके सामने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्टें आ चुकी हैं। बात समझ में आई दोस्तों? आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 और 246 को जरा हम तुरंत देख लें दोस्तों। अनुच्छेद 245 कहता है, एक्सटेंट ऑफ द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी संसद द्वारा बनाए कानूनों की और राज्य की विधायिकाओं के बनाए गए कानूनों की सीमा और विस्तार कहां तक हो सकता है। समझ में आया? संसद पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और राज्य अपने राज्य के किसी भी हिस्से या पूरे राज्य के लिए कानून बना सकता है। समझ में आया? संसद के बनाए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कर रहा है। आप बात समझे? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी हद के बाहर जाकर कुछ किया। अनुच्छेद 246 क्या कहता है दोस्तों? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। प्यारे दोस्तों, यहां एक्सटेंट की बात हो रही थी, कितनी दूर तक बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और सब्जेक्ट मैटर यानी कानूनों के भीतर छुपे हुए तत्व। अब इसमें 4 चीजें बताई गई हैं, 1 2 3 4, बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनका कहना यह है कि पार्लियामेंट के पास अनन्य शक्ति है कानून बनाने की, लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल से संबंधित। अब आप पूछेंगे कि भैया ये लिस्ट 1 क्या है? आइए आपको लिस्ट 1 की एक झलकी दिखा देते हैं। प्यारे साथियों, ये है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, ये है स्टेट लिस्ट, ये है कॉन्करेंट लिस्ट। बस अभी 1 मिनट में इसको देखेंगे हम। तो पहली सूची केंद्र सूची, दूसरी सूची राज्य सूची, तीसरी सूची समवर्ती सूची। समझ में आ गया ना आपको? तो जब हम इस अनुच्छेद की बात कर रहे थे 246 की, तो इसमें लिस्ट 1 आया यानी यूनियन लिस्ट आया। आपको समझ में आ गया? और इस प्रकार लिस्ट 3 की बात हुई कॉन्करेंट लिस्ट की, इसी प्रकार लिस्ट 2 की बात हुई कॉन्करेंट लिस्ट की। ये सब हमारे संविधान में बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। तो अनुच्छेद 245, 246 और अनुसूची क्रमांक 7 याद रहेगा आपको बहुत अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छा। प्यारे दोस्तों, तो ये जो संघ सूची है ना, सूची क्रमांक 1, इसमें 100 नंबर्ड आइटम्स दिए, 1 2 3 4 5 6, और एक्चुअली इसके अंदर 97 नंबर्ड आइटम्स हैं, और एक का इस्तेमाल आज नहीं हो रहा है। समझ में आया? समय समय पर सूची में आइटम जुड़ते हैं, आइटम हटते भी हैं। स्टेट लिस्ट जो कि लिस्ट नंबर 2 है, उसमें 61 आइटम्स हैं करंटली, और पहले 66 हुआ करते थे। जैसे मैंने कहा ना, आते जाते रहते हैं भाई, मेहमान है वो तो। समवर्ती सूची यानी तृतीय सूची में जो है 52 आइटम्स हैं, पहले 47 थे, समय के साथ उसके अंदर 5 जुड़ गए। तो इस प्रकार से कॉन्करेंट लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई जगह केंद्र को ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में केवल राज्य ही नहीं, केंद्र का भी हस्तक्षेप आवश्यक है। समझ में आया? अब उसकी अच्छाई बुराई दोनों हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको नंबर्स वगैरह थोड़े से याद रहेंगे दोस्तों। यूनिफॉर्मिटी डिजायरेबल बट नॉट असेंशियल। अब जहां तक समवर्ती सूची की बात करते हैं हम, जब हम समवर्ती सूची यानी जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों का दखल होगा, उसके बारे में कहते हैं कि भैया समरूपता बड़ी आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनिवार्य ही हो। वो वांछनीय तो है, डिजायरेबल तो है, लेकिन अनिवार्य हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आया आपको? प्यारे दोस्तों,
बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसी राज्य की विधायिका ने ऐसे कानून बना दिए जो संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों से टकराते हैं, तो उस केस में हमें ये बड़ा स्पष्ट संदेश इसमें दे दिया गया है कि पार्लियामेंट के ही कानून सर्वोच्च माने जाएंगे। समझ में आ गया आपको? जब ऐसी हम बात करते हैं, यानी वो टू द एक्सटेंट ऑफ द रिपग्नेंसी, वो कानून वॉइड हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी तक वॉइड होगा का मतलब है राज्य का बनाया हुआ कानून, पहले से केंद्र ने ये कानून बनाया, ठीक है जी, ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया। अब एक राज्य ने कानून बनाया जिसमें वो थोड़ा सा इसके हिस्से में अंदर घुस रहा है और उसके साथ क्लैश कर रहा है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी ये कानून वॉइड माना जाएगा। देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस इन केसेस। अब इसमें एक अपवाद भी दे दिया गया है, वेयर अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर्स इन कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जो रिपग्नेंट है पार्लियामेंट के किसी से, देन द लॉ मेड इफ इट हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिसीव विद असेंट प्रिवेल इन दैट स्टेट। उस राज्य में वो प्रिवेल फिर भी कर सकता है अगर राष्ट्रपति से उसे मान्यता अनुमोदन मिल चुका है। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों आपको? लेकिन बाद में संसद कभी भी ऐसा कानून बनाकर उसे उड़ा तो सकती ही है। प्यारे दोस्तों, यह है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि लिस्ट क्रमांक 3। इस लिस्ट को बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह के मामले हैं। क्रिमिनल लॉ, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, तो आपने सुना होगा ना, कई राज्यों ने अपनी विधायिका में अमेंडमेंट लाकर आईपीसी की किसी धारा को संशोधित कर दिया। हर राज्य कर सकता है किसी भी धारा को संशोधित, आप बात समझे। क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, रिमूवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ प्रिजनर्स, अक्यूज पर्सन्स एक्सेट्रा, मैरिज एंड डिवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कैरेज, एक्शनेबल रॉन्ग्स, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2016-17 के बाद से भारत में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आ चुका है, आईबीसी, और उसके तहत कंपनियों को फटाफट फाइनेंशियल रेजोल्यूशन से निकाला जाता है। उस दिशा में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ये लंबी चौड़ी सूची चलती रहेगी। आप देखेंगे बीच में जैसे 17A 17B हो जाता है, ये चलती जाएगी, और ये 47 है। समझ में आया? और 42वें संशोधन 1976 जब इमरजेंसी लागू थी भारत में, ये 5 टॉपिक्स ऐड किए गए थे। समझ में आ गया दोस्तों? ये है पूरी कहानी। अब अगर आप देखेंगे तीनों सूचियों को, एक कंपैरिजन के लिए हमने आपको हैंड रिटन भी बना दिया। यूनियन लिस्ट में आया डिफेंस, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। अब राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत खर्चीला काम है लेकिन आवश्यक काम है। तो 2019 में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग को यह सुझाव दिया कि क्यों ना एक राष्ट्रीय सुरक्षा निधि बना दी जाए और उसमें सारे राज्यों का भी कंट्रीब्यूशन लिया जाए। उसको लेके काफी बवाल मच गया क्योंकि राज्यों को वैसे ही उनका ड्यू शेयर नहीं मिल पा रहा है, और आप डिफेंस के नाम पे राज्यों से लेना शुरू कर दोगे समथिंग विच इज इन द यूनियन लिस्ट, तो राज्यों की तो वित्तीय कमर ही टूट जाएगी। आप बात समझे? आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्स एंड एमिनिशन, एटॉमिक एनर्जी, इसमें कोई दखल नहीं है। फॉरेन अफेयर, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड पीस, सिटीजनशिप, एक्सट्रेडिशन, रेलवेज, कम्युनिकेशंस, पब्लिक डेट, करेंसी कॉइनेज, आरबीआई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यूपीएससी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब संघ सूची। और उसी तरह राज्य सूची में देखेंगे तो स्थानीय कानून व्यवस्था, पुलिस, ये राज्य सूची में आती है। प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, सारे यूएलबीज और आरएलबीज जितने भी होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय, ये सब राज्य के तहत। उसको फिर राज्य एक्सप्लॉइट भी बहुत करता है। उनको सही ढंग से जो सपोर्ट देना है वो हम देख रहे हैं 30 सालों में कि हुआ नहीं, इसलिए इनका सशक्तिकरण भी सही ढंग से नहीं हो पाया। तो दोस्तों, इस तरह से ये तीनों बटे हुए होते हैं। आपको समझ में आ गया? और ये पूरी लिस्ट को आप अच्छे से नोट करके समझ भी लीजिएगा। तो 15वें वित्त आयोग ने जब ये कहा कि भाई हमें तो जीएसटी काउंसिल में भी दखल चाहिए, वो उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आप बहुत स्पष्टतः ये देख रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के निर्णयों का पूरे राजस्व के बंटवारे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए 2019 में एनके सिंह साहब ने ये कहा था कि हमें जीएसटी काउंसिल के काम में दखल देने का एक अधिकार मिले, हमें उसमें सहभागी बनाया जाए। हालांकि वो फाइनली हुआ नहीं, लेकिन एक इंटरिम रिपोर्ट 1 साल की आई और अगले 5 साल की रिपोर्ट अब नोवेल कोरोना वायरस के कारण बहुत भारी संकट में गिर गई है। लेकिन कहने का मतलब यह कि जीएसटी काउंसिल जो एक पूरी तरह से फेडरल व्यवस्था है, केंद्र सरकार के हाथ में 33% वोट होते हैं, बाकी राज्यों के हाथ में है।
राज्यों को इतना कंपनसेशन आने वाले सालों में दिया जाना है और ऑलरेडी इस साल काफ़ी हालत ख़राब रही है क्योंकि उनको ड्यू शेयर उन तक गया नहीं। तो आने वाले सालों में हम इसके ऊपर काफ़ी कुछ देखेंगे, सुनेंगे। हमारे बजट 2020-21 में इन सब चीज़ों की बात हुई थी। ध्यान से देखें तो ये तो बिल्कुल तय है कि अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय होना, तालमेल होना बेहद आवश्यक है और ये तीनों सूचियां वही हासिल करने में मदद करती हैं। दोस्तों, भारत की सरकारी योजनाओं का एकमात्र शानदार कंपाइलेशन बुक स्टोर पर उपलब्ध है। ज़रूर यूज़ करें। और ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस आज के टॉपिक पर। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारे IAS के ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी लीजिए, एनरोल कीजिए। हार्ड डिस्क प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। प्यारे साथियों, अब हम 1 बजे मिलेंगे गवर्नमेंट स्कीम और 6:30 बजे प्रीलिम MCQ के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।